हेलो। कैसे हो आप सब लोग। वागड़ एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की हमारा जो सेशन रहेगा वो पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, साथ में उसका कुछ एंगल हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। पॉलिटी से देखा जाए तो अगर हम ये पढ़ते हैं कि संविधान इस दिन बना था, इस दिन से लागू हुआ था, 26 नवंबर 1950 को बना था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसको हम क्रमशः संविधान दिवस और हमारे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। पर हम ये भी ध्यान रखना चाहिए, हमें ये भी ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि संविधान ना तो एक दिन में बना था, ना 3 सालों में बना था। उसका बेस कम से कम बनने में 200 साल लगे थे। और किसी भी संविधान की प्रकृति बनने में या उसका नेचर बनने में अगर ज़्यादा वक्त लग रहा है तो उसकी स्थिरता ज़्यादा आती है। जैसे अगर आप नेपाल की घटना का देखा जाए तो नेपाल में अक्सर विवाद संविधान को लेकर और युवाओं के बीच क्यों होते हैं, क्योंकि उस पर संविधान राजाओं से संविधान बना जाता है, राजा संविधान थोप देते हैं, राजा बोलते हैं संविधान बनाओ आप। तो उसमें ये होता है कि उनके नेचर में अभी ढल नहीं पाया है, लोकतंत्र अभी उनके नेचर में आ नहीं पाया है। या तो सत्ता के पास लोकतंत्र नहीं बदल पाया है, नहीं, और ना ही लोगों के पास उतनी उसकी लोकतंत्र की पैठ बन पाई है। भारत के मामले में कम से कम हम अधिनियमों या एक्ट जो सरकार कानून बनाती है उसके मामले में हम इतना उछल कूद नहीं मचाते जितना दुनिया भर में मस्ती है, छोटे देशों में मस्ती है। जैसे श्रीलंका में कुछ कानून आए तो ज़्यादा बवाल होता है, पाकिस्तान में आए तो बवाल होता है, नेपाल और भूटान जैसे देशों में और ज़्यादा बवाल होता है। भारत के मामले में, यूएसए के मामले में, यूके के मामले में, ब्रिटिश जो है ब्रिटेन के मामले में ऐसा देखने को अक्सर प्राय नहीं मिलता। इसकी वजह यही है कि हमारे दिलो दिमाग में ये कानूनों का जो साया है वो अरसों से बरसों से हमारे ऊपर राज करता रहा है। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि 1947 के जो अधिनियम है उस वो बनना उससे पहले एक 200 साल पुरानी जर्नी थी। जो जर्नी आप समझते ही हो कि आप सबसे पहले यही पढ़ते हो, 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट है, वहां से आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हो। तो उस रेगुलेटिंग एक्ट से पहले थोड़े बहुत कुछ हुए होंगे, कुछ घटनाक्रम हुए होंगे, पर ऑफिशियल रूप से रेगुलेटिंग एक्ट है वो पहली घटना थी जो भारत में कानून के रूप में सामने आई। उससे पहले क्या था, भारत में संवैधानिक विकास का घटनाक्रम क्या था वो आज जानते हैं। इसकी थ्योरी जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब सन 1600 था उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, उस जमाने एलिजाबेथ थी ब्रिटेन की महारानी। ब्रिटेन में इस मामले में आपको थोड़ा ठीक देखने को मिलता है कि वहाँ महारानियों का शासन प्राय महाराजाओं की अपेक्षा ज़्यादा रहा है। महारानी एलिजाबेथ ने लगभग 50 साल तक शासन किया। अभी जो प्रिंसेस थी, महारानी थी, उन्होंने भी 60 से 70 साल तक अभी तक का अधिकतम शासन किया था। तो वहाँ पे प्रिंस की बजाय प्रिंसेस का शासन हमेशा ज़्यादा रहा है। तो इस समय महारानी एलिजाबेथ थी, उन्होंने एक चार्टर पास किया, महारानी एलिजाबेथ चार्टर। किसके लिए किया? पूर्वोत्तर में या भारत जैसे देशों में अंग्रेजों के शासन को स्थापित करने और ट्रेड को स्थापित करने के लिए किया। उन्होंने इस चार्टर के माध्यम से एक कंपनी थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत की गुलामी का कारण बनी। इस कंपनी के लिए एक चार्टर पास किया कि आप में ऐसे ऐसे 24 निदेशक होंगे, डायरेक्टर होंगे। ये कंपनी भारत के साथ व्यापार को देखेगी। भारत के मार्ग को खोज लिया गया था, भारत के साथ व्यापार को ये कंपनी देखेगी। इसके बाद 1608 में कंपनी ने भारत में साम्राज्य आरंभ किया। साम्राज्य आरंभ करते करते कंपनी को लगभग 70 80 100 साल ये लग गए कि उनकी लड़ाई डचों से हुई, फ्रांसीसियों से हुई, पुर्तगालियों से हुई, पर कंपनी को अपना शासन स्थापित करने में कम से कम 100 से 150 साल लगे। 1600 से हम गुलामी पढ़ते हैं, पर अक्सर ये गुलामी अंग्रेजों की गुलामी नहीं थी। इस टाइम यूरोपियों की आपसी कंपटीशन की वजह से भारत गुलाम रह रहा था। 1600 से लेके 1756 तक, जब तक ये नहीं स्थापित हो पाया कि अंग्रेज ही सर्वश्रेष्ठ सत्ता है भारत में, सर्वोपरि सत्ता है, तब तक इनके बीच ही आपस में लड़ाई हुई थी। कभी फ्रांसीसियों के बीच अंग्रेजों की लड़ाई चल रही थी, कभी डचों के साथ चल रही थी। पर 1756 तक ये स्थापित हो चुका था कि अंग्रेज ही भारत पे अगले कुछ सालों तक, अगले कुछ शताब्दियों तक राज करेंगे। तो यहाँ से जर्नी हुई 1608 से 1756 तक, ये जर्नी इनकी लड़ाई की खत्म हुई। और
इसके बीच कुछ कानून बनते गए। कुछ कानून उनके ये बनते गए कि महारानी वहां की कानून बना रही है और ये कानून सिर्फ कंपनी पे लागू हो रहे हैं। भारत की जनता के मामले में ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन की सरकार कुछ गवर्न कर रही है, उनको कुछ संचालित कर रही है। तो यहाँ तक की जर्नी को आप ये पढ़ोगे कि ये कंपनी के ऊपर जो कानून बनाए गए थे वो ब्रिटिश सरकार बना रही थी, वहां की महारानी बनाती थी और कंपनी पे ही लागू होते थे, कंपनी के कर्मचारियों पे लागू होते थे। भारत के लोगों के प्रति उसका कोई खास दिक्कत नहीं आ रही थी। यात्रा यहाँ से आगे स्टार्ट होती गई और ये देखने को मिलता गया कि किस तरीके से कंपनी का प्रभाव भारत पे पड़ता जाता है। अक्सर भारत के मामले में ऐसा कहा जाता है कि भारत को युद्ध के मैदान से ज्यादा डेस्क भैया संधियों के आधार पे जीता गया। भारत को कभी युद्ध के आधार पे बहुत ज्यादा अंग्रेजों ने तो कम से कम नहीं जीता था। भारत में अंग्रेजों ने कुछ ऐसे कानून लाए, कुछ ऐसी संधियां करी राजाओं के साथ, उस संधियों के दम पे भारत को गुलाम बनाया गया। अक्सर आप पढ़ते हो अलीनगर की संधि हुई, उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद ये पढ़ते हो आप कि बक्सर का युद्ध हुआ और उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई। चारों संधियों का क्रम ऐसा था कि चारों संधियों और युद्धों का क्रम ऐसा था कि उसमें बहुत बड़ी लड़ाइयाँ नहीं हुई, बस एक थाली में परोस के भारत को सौंप दिया गया। और वहाँ के राजा शायद अपनी नादानियों की वजह से ये समझ ही नहीं पाए कि हमारी नादानियों से एक कंपनी, एक छोटी सी कंपनी भारत को अगले 300 सालों तक कैसे परेशान कर देगी। ये भारत के राजाओं की अपन नाकामियां भी पढ़ेंगे, कामयाबी तो खैर क्या ही रही होगी उसमें। सबसे पहले इसमें रही कि आप अलीनगर की संधि पढ़ते हो, अलीनगर संधि, अलीनगर की संधि हुई, बंगाल के नवाब के साथ अंग्रेजों की संधि हुई। और इस संधि का बेस यही था कि अंग्रेज और नवाब साथ में काम करते रहेंगे। संधि बहुत बड़ी है, उसको समझाना बहुत इस चैप्टर में कम से कम पॉसिबल नहीं होगा, पर इतना ही था कि ये संधि की कुछ शर्तें थी जिनको अंग्रेजों को नवाब को मानना था। इस संधि के उल्लंघन के आधार पे अंग्रेजों और नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। अंग्रेज बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, प्लासी का युद्ध हुआ। यह घटना थी 1757 के आसपास, 1756-57 के आसपास थी। 1756 पे प्लासी का युद्ध हुआ। अंग्रेज इस युद्ध को जीत गए और इसके बाद मीर कासिम नए नवाब बने बंगाल के। मीर जाफर अंग्रेजों की चाटुकारी करने वाला नवाब था। वो अंग्रेज जो बोलते यही मानते गया, पर उसमें उसका एक दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम। वो बड़ा स्मार्ट आदमी था। उसने अंग्रेजों को बहकावे में लिया कि नहीं नहीं, ये योग्य आदमी नहीं है, आपके हितों को बढ़ावा देने में मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूँ, मैं ज्यादा काम कर पाऊंगा। तो अंग्रेजों ने भी मान लिया। और इस मामले में ये देखो कि कासिम ने बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस दिखाई, अपनी चतुरता दिखाई, बुद्धिमत्ता दिखाई और मीर कासिम नवाब बन गया। पर उसने आते आते ही कुछ ऐसे कर्म कांड किए जिसने अंग्रेजों को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया। आप बहुत सारी घटनाओं को पढ़ते हो, पर इसने एक मेन घटना थी, वो काल कोठरी की घटना पढ़ते हो, जिसमें इसने लगभग 100 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद करके मार डाला था। दूसरी घटना के रूप में आप ये पढ़ते हो कि इसने अपनी राजधानी मुंगेर से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। मुंगेर ऐसा सेंटर था जो बंगाल के नवाबों के मामले में यह था कि यहाँ से सत्ता कंट्रोल करना बहुत इजी होता है। पर जब अंग्रेजों ने कलकत्ता के आसपास अपना हेडक्वार्टर स्थापित कर लिया तो मुंगेर और कलकत्ता पास पास पड़ने लगे। जैसे ये मान लो यहाँ मुंगेर है, यहाँ कलकत्ता है, तो यहाँ पे वॉर करने के लिए, युद्ध करने के लिए इसको दिक्कतें आती थी कि कभी भी अंग्रेज आके हमला कर देंगे। तो इसने यहाँ पे मुर्शिदाबाद स्थापित कर दी, अंग्रेजों से दूर और सुरक्षित स्थान पे। ये घटना से अंग्रेज थोड़े से आहत हुए। इसने दूसरा काम ये कर दिया कि भाई साहब ये कर वर है, वो सबको टैक्स वगैरह सबको देना पड़ेगा। वो तो अंग्रेज बोले कि नहीं नहीं, ये भारतीय लोगों या भारतीय यात्रियों या भारतीय ट्रकों के लिए या मालगाड़ियों के लिए कर होना चाहिए। इसने बोला नहीं, सब लोगों के लिए होगा, कर में छूट किसी को, टैक्स में छूट किसी को नहीं मिलेगी। इसने तो ऑलमोस्ट अंग्रेजों को युद्ध के मोर्चे पे लाके खड़ा कर दिया और अंग्रेज इस मूड में आ गए कि भाई मीर कासिम को तो सल्टाना है कैसे भी। मीर कासिम भी ऑलरेडी ठीक ठाक तरीके से प्रिपेयर था। उसको ये लग रहा था कि मैं अंग्रेजों को हरा दूंगा, और उसकी पावर्स को देखा जाए तो बंगाल के नवाब अंग्रेजों को हरा सकते थे। पर कुछ गलतियां हुई और अंग्रेजों ने गलतियों का फायदा और कूटनीति का फायदा उठाया। यहां पे एक युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध।
बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों ने मुगल नवाब और अवध के राजा प्लस सिराजुद्दौला ये मीर कासिम तीनों को हरा दिया था। अवध के नवाब को हरा दिया, मुगल सम्राट को हरा दिया और बंगाल के नवाब को हरा दिया। तीन भारत की, उत्तर भारत की तीन पूरी सत्ता, मतलब अभी के उत्तर भारत को हरा दिया अंग्रेजों ने। और इसके बाद एक संधि हुई जिसका नाम होता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1763-64, ठीक है। इस संधि से यह हुआ, अंग्रेजों ने भारत को जीत डाला। और यहाँ पे इलाहाबाद की संधि से मुगल सम्राट था वो पेंशन पे आ गया, तिनका पे आ गया, अंग्रेजों की आश्रय पे आ गया कि अब ये नहीं हो सकता कि मुगल नवाब है, मुगल सरकार है, मुगल सत्ता है, वो भारत में कभी स्थापित हो सकेगी। वो एक मात्र चेहरा रह गया था। वजह यही थी, वो अभी के ये मान लो कि राष्ट्रपति की भांति बिहेव करने लगा कि उसके पास बस शील्ड है, उस शील्ड का यूज करके अंग्रेज भारत में राज करते गए। वजह यह भी थी कि मुगल सम्राट को लेके भारत की जनता में ऐसी पॉपुलैरिटी थी कि मुगल सम्राट ही भारत की असली सत्ता है। अंग्रेज भारत में राजाओं को जीत चुके थे, पर अंग्रेजों के मन में यह हमेशा था कि यहाँ की जनता को अभी जीतना बहुत मुश्किल है। अंग्रेजों के मन में ये आपको अगर बिठाना है कि हम सरकार चला रहे हैं, तब तो ऐसा हो सकता है कि जनता बहुत बड़ा उपद्रव आज ही कर दे। और 1857 की क्रांति उसी दिन हो जाती जिस दिन ये मुगल सम्राट को यहाँ से फेंक देते बाहर। पर इन्होंने स्मार्टली खेला कि जनता के खिलाफ तो कम से कम नहीं जाना है, और इसको एक पेंशन का राजा बना दिया। और इन तीनों के बीच ऐसी गोलमेल बिठाई इलाहाबाद की संधि में कि अंग्रेजों ने इधर से इधर का पैसा दिलाया, इधर से इधर का पैसा दिलाया, लास्ट में खुद प्रॉफिट में रह गए, सारे पैसे भी ले लिए। और बंगाल और आप अवध के मामले में देखोगे, बंगाल, उड़ीसा और अवध, इन तीनों प्रांतों के इन्होंने राजस्व, जिसको आप पढ़ दोगे राजस्व व्यवस्था है अभी के, मान लो जो पटवारी के काम है सारे या रेवेन्यू के सारे काम है, वो अंग्रेजों ने ले लिए। आपको सिंपल भाषा में ये समझाए तो दो तरीके की पावर्स होती है, अभी भी आप पढ़ते हो तो सरकार के मेन दो काम होते हैं, दीवानी प्लस फौजदारी। ये कुल मिला के लो, ये कुल मिला के टैक्सेशन होता है ना, टैक्स लेना, कर लेना, और बेसिक वर्क हो गए। इसमें ये हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। अंग्रेजों ने यहाँ गेम करा कि अगर हम चाहेंगे तो ये दोनों पावर्स ले सकते हैं, हम यहाँ से कर भी वसूलेंगे, हम यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करेंगे। पर अंग्रेजों के मन में ये हमेशा था कि अब अभी हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो इन दोनों को मैनेज कर सके। तो अंग्रेजों ने बोल दिया कि हम आपको कुछ पैसे देंगे, मान लो कि 10 रुपये देंगे, और यहाँ से भले हमारे पास 1000 रुपये वसूली हो, और हम यहाँ का पूरा टैक्स कलेक्ट करेंगे, यहाँ के रूल टैक्स वाले हम बनाएंगे। ये काम है वो बंगाल के नवाब को दिया गया कि भाई तू संभाल, और तेरे को सारे ये काम करना है। और इस काम के लिए उन्होंने कुछ बिहार में रजा खान कर दिया, नियुक्त कर दिया, और 2 लोगों को नियुक्त कर दिया। रजा खान को नियुक्त किया, एक व्यक्ति और को नियुक्त करके उन्होंने काम बिठा दिया कि फौजदारी वाला काम है वो नवाब संभालेगा। मेन काम खर्चा किस में होगा, पैसे वाला काम अंग्रेजों ने ले लिया, 10 रुपए का काम दिया, इसके बाद 10 रुपए देंगे तेरे को, इस काम में 1000 रुपए लग रहे हैं। और अंग्रेजों ने बोला भाई तू संभाल इसको, हम तेरे को सिर्फ और सिर्फ टैक्स में से 10 रुपए लेंगे। ये 990 रुपए के घाटे में रह गया, अगर एग्जाम्पल देखा जाए 990 रुपए में। और ये व्यवस्था बिखर गई भाई, उसके पास लॉ एंड ऑर्डर चलाना है, प्लस उसके पास रेवेन्यू नहीं है। अभी सरकार को ये बोलते कि सरकार को कोई टैक्स नहीं देगा, सरकार को कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं देगा, और सरकार को सारा पुलिस आर्मी सब कुछ मेंटेन कर दिया। सरकार 2 दिन में 10 दिन में सरकार ध्वस्त हो जाएगी, सरकार के पास सारा का सारा भाई कर्मचारी पैसे मांगेंगे, सरकार कहाँ से देगी। सेम वही उस टाइम हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर तो दे दिया, फौजदारी राइट्स तो दे दिए, दीवानी अंग्रेजों ने ले लिए। ये व्यवस्था चलती गई 1764 से लेके 1773 तक।
व्यवस्था अंग्रेजों के हिसाब से तो अच्छी थी, पर अब अगर हम आगे बढ़ रहे हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया, उसका नाम रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन, विनियमन क्यों रखा गया, कि अंग्रेजों को खुद को जरूरत पड़ी कि एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया जा सके। इसका सबसे बड़ा कारण था कि 1764 से जब ये सारे अंग्रेजों के हितों वाले कानून बन रहे थे, इसमें अमीर कौन हुआ? कंपनी अमीर हुई या कंपनी के इंडिविजुअल लोग या अधिकारी अमीर हुए? इस व्यवस्था से यह हुआ कि कंपनी के अधिकारी तो अमीर होते गए, कंपनी के अधिकारियों ने यहाँ से लूट मचा दी। टैक्स डिपार्टमेंट, अभी मान लो इनकम टैक्स वाला है कोई, वो सरकार को पैसे न जमा करवाए, उसके ऊपर रेगुलेशन ऐसा नहीं हो और वो छापे मारता जाए, वो खुद तो अमीर हो जाएगा, सरकार के पास तो क्या ही जाएगा, सरकार को तो वो 1 रुपया भी नहीं देगा लाख रुपए में से, और सरकार का डिपार्टमेंट पे खर्चा हो रहा है वो ज्यादा होगा। तो कंपनी तो इस घटना में दिवालिया हो गई, ब्रिटेन की सरकार तो दिवालिया हो गई, और कंपनी के जो अधिकारी थे उन्होंने मोटे मोटे बंगले बना लिए। तब उस जमाने के ब्रिटेन के जो लोग थे, जमींदार लोग, अमीर लोग थे, उन लोगों ने विरोध किया कि भाई ये क्या व्यवस्था बनाई है आप लोगों ने, ऐसी व्यवस्था में तो इंडिविजुअल आके बंगले बना रहे हैं, सरकार कंगाल हो रही है, और इन लोगों का हमको क्या फर्क पड़ेगा, अर्थव्यवस्था में इनका तो खुद का स्वार्थ पूरा होगा, इनके अधिकारियों का स्वार्थ पूरा होगा। तब सरकार को एक एक्ट लाना पड़ा जिसको बोलते हैं हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसकी वजह भी ये भी थी कि उस जमाने में वॉरेन हेस्टिंग्स नाम के एक मशहूर व्यक्ति थे, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, उन्होंने ये बोला कि इस व्यवस्था को संभालने के लिए मैं पर्याप्त योग्य आदमी हूँ, मुझे इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन चाहिए, तब मैं भारत की सत्ता में कुछ परिवर्तन कर सकता हूँ। उन्होंने ऑलमोस्ट ब्रिटेन की महारानी के बराबर पावर्स भारत में यूज की, और उनको पावर्स दी भी गई, कि इसकी वजह यही थी उनकी योग्यता, उन्होंने बहुत सारे टाइम तक युद्धों में एक श्रृंखला जीती थी, और उनका ये भी मानना था, पैसा हालांकि उन्होंने भी कमाया था, पर उनका यह मानना था कि ये वॉर्स ना हमारे दम पे लड़ी गई, पर ये टैक्सेशन डिपार्टमेंट वाले जो इंटेलिजेंट सीए वगैरह बैठते हैं, इन्होंने पैसा कमा लिए, हमारा क्या फायदा हुआ, कंपनी का क्या फायदा हुआ। तो घटनाक्रम यही हुआ कि रेगुलेशन के रूल रेगुलेशन 1773 के बाद स्टार्ट हुए। तो ये स्टोरी तो हो गई बैक स्टोरी, कि कहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई, किन युद्ध से कंपनी ने जीता, कंपनी को क्यों रेगुलेशन की जरूरत पड़ी, ये सारी चीजें हो गई 1773 तक। अब इनके आप 3 फेज में आप पढ़ना चाहोगे, तो ये 3 फेज में हम भारत के कानून है वो 3 फेज में काम करते हैं, कि कैसे कंपनी में भारत में जो कानून है वो बनते गए, और कौन से कानून है वो कंपनी पे बनते गए, कौन भारत की सरकार के द्वारा बनाए गए, ब्रिटेन की सरकार के द्वारा। तो 1608 से लेके 1773 तक ये लो थे, वो ब्रिटेन के लो थे, लो ओनली फॉर कंपनी, भाई कंपनी में कैसे काम करना है, कंपनी को जो भी छोटे मोटे लो बनते गए वो कंपनी के लिए ही बनते गए। 1773 से लेके 1857 की आप क्रांति पढ़ते हो, तब ये बोलते हो कि जो लो है वो कंपनी लो है, कंपनी का कानून, कंपनी का शासन। ठीक है, और इसके बाद 1857 से लेके 1947 तक वो था सम्राट, राजा या सरकार का शासन। कैसे? आप 1857 की क्रांति में ये जानोगे कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट बना, जिसमें सारे जो कंपनी के पास पावर्स थी, वाणिज्यिक पावर थी, यहाँ की व्यापार करने की थी, यहाँ पे सत्ता या शासन संभालने की पावर थी, वो सारी की सारी ब्रिटेन के राजा के नाम ट्रांसफर हो गई। तो 1857 की क्रांति के बाद ये चेंजेस, मेजर चेंजेस हुआ। अंग्रेजों ने तो चेंज को बताया था कि ये अंग्रेज भारतीयों के लिए हित में थे, पर कहने को ये बात तो कहने को है, रियल में तो यही हुआ था, अंग्रेजों ने शोषण का एक नया तरीका ढूंढ लिया था। ये ठीक उसी तरीके से है कि आपको ये बोला जाए कि हम उत्पाद शुल्क की जगह जीएसटी लागू कर रहे हैं, टैक्स तो आप पे लग ही रहा है, बस उसका मुकुटा बदल गया है, वही है गोरों की जगह भूरे लोगों का शासन आना, पर यहाँ तो गोरों की जगह गोरों का ही शासन आया था। तो यहाँ पे अगर इनको इतनी ही चिंता होती तो अगले 100 साल तक वापस शोषण करने की क्या जरूरत थी। तो ये वाली तो इनका डायलॉग इन्हीं को मुबारक। पर कंपनी ने कम से कम
कंपनी की पावर्स तो कम से कम यहाँ से हट ही गई थी, ब्रिटेन की महारानी के शासन स्टार्ट हो गया था। अब इस श्रृंखला में हमारे पास 3-4 कानून होते हैं मुख्य तौर पे, उनको आप जानो कौन कौन से होते हैं। एक तो आप पढ़ते हो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इसने किस तरीके से रेगुलेशन किया? 1781 का संशोधन अधिनियम, संशोधन एक्ट, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून भी बोला जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कैसा था कि इसमें जो कमियां थी इसमें सेटलमेंट कर दी गई थी। तीसरे इसमें मेन आता है जो जिसने भारत की ढांचे को परिवर्तन किया, उस समय के ढांचे को परिवर्तित किया, वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। पिट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि पिट्स द हंगर है, उस टाइम के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने बिल को पेश किया था। ये उस टाइम की सर्वश्रेष्ठ सत्ता के रूप में काम करते थे। और उसके बाद तो आप 1791 का पढ़ते हो, ये आगे आगे प्रोसेस चलता जाएगा। अभी शुरुआत करते हैं हम 1773 से। 1773 का एक्ट का नाम ही रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेशन का एक्ट है। इसमें किस किस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुई, क्या क्या हुए, वो हम पढ़ते हैं। गवर्नर जनरल, जी गवर्नर जनरल, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल का नाम था गवर्नर, और ये कहां का होता था? वो होता था बंगाल का। एक होता था बॉम्बे का, एक होता था मद्रास का। 3 जगह पे गवर्नर काम करते थे। पर 1773 में ऐसा हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल गवर्नर है, उसका नाम चेंज करके कर दिया गया था गवर्नर जनरल। दूसरा काम यह किया गया कि इन दोनों को इसके अंडर कर दिया गया, इसके नीचे काम करने के लिए कर दिया गया। ये ठीक उसी तरीके है कि अभी मान लो बंगाल के राज्यपाल को भारत का राष्ट्रपति एकदम से घोषित कर दिया जाए और बाकी राज्यपालों को बोला जाए कि आप इनके नीचे हो, आप इनके नीचे काम कर रहे हो, तो एकदम से पावर बढ़ी। इसकी वजह थी बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। पहला काम तो ये हुआ कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। ठीक। दूसरा, इसमें कार्यकारिणी बनाई कि भाई इसके साथ सहयोग करने के लिए 3-4 सदस्य होने चाहिए, जिसमें मान लो सेनापति हो, कौन हो, इसमें वित्त वाला काम कर रहे हो, रक्षा वाला काम कर रहे हो, तो 4 सदस्य कार्यकारिणी बनाई गई थी इसकी। 4 सदस्य फ्रांसिस फिलिप नाम के व्यक्ति थे, उस टाइम रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया थे। 2-3-4 सदस्यों को नियुक्त किया गया था। तो पहला काम तो यह हुआ, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद का कौन से एक्ट में दिया गया था, वो आपको ध्यान रखना है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहले गवर्नर जनरल के रूप में कौन बने बंगाल के? तो वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। वॉरेन हेस्टिंग्स को आपको याद रखना है कि ये भारत में सत्ता स्थापित करने में सबसे अग्रणी व्यक्ति के रूप में शामिल हुए थे। हो गया पहला फैक्ट याद। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कब बोला गया? 1773 के एक्ट में। और कितने सदस्यों की कार्यकारिणी थी? 4 सदस्यों की कार्यकारिणी। दूसरी चीज इसमें याद रखनी है, इसके अंडर में कर दिए गए थे मद्रास और बॉम्बे को। भारत में 3 केंद्र थे, वो अंग्रेजों के मुख्य थे। एक तो बंगाल यहाँ पे हो गया और यहाँ पे बॉम्बे हो गया। आज आप बॉम्बे से बॉम्बे मत समझो, आज बॉम्बे पूरा महाराष्ट्र और गुजरात जो अभी है वो उस जमाने में बॉम्बे का अंडर होता था। इवन गोवा का पार्ट भी बॉम्बे का अंडर होता था। तो ये मान लो कि ये भारत का ये हिस्सा अंग्रेजों का अंडर था। बंगाल में बंगाल नहीं था, बंगाल के साथ नॉर्थ ईस्ट को भी ऐड किया जाता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 प्रांत थे, वो ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट को पूरे का ये बंगाल यहां तक था।
और मद्रास में क्या आता था, मद्रास में अभी का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु तीनों स्टेट आते थे, कर्नाटक का भी कुछ हिस्सा आता था। ये हो गया। तो ये समझ लो दक्षिण भारत और उत्तर भारत को ऑलमोस्ट ये सत्ताएं कंट्रोल कर ली थी। तो ये एक, दो, तीन, तीनों इसके अंडर हो गए। यही है, बंगाल से भारत में गुलामी की शुरुआत हुई थी, क्योंकि बंगाल बहुत ज्यादा उस समय में अमीर राज्य था, बंगाल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट राज्य था, और बंगाल से ही भारत की शुरुआत होती थी। बंगाल भारत से, ऐसा माना जाता है कि बंगाल में सूर्योदय होता था तब यहाँ पे पहले दिन का सूर्यास्त होता था, या ऐसे बोल दो कि बंगाल में सूर्यास्त होता था, यहाँ पे सूर्योदय होता था। बंगाल का सूर्य तो हमेशा उदय ही था, उस जमाने में लेट अस्त हुआ था, वो तो अंग्रेजों ने अस्त करवा दिया, वरना तो बंगाल टॉप माइंडेड जगह थी हमेशा से। वहां से अभी भी आप देखोगे तो नोबेल पुरस्कार की जड़ें हमेशा बंगाल से ही जुड़ी रहती है। कभी भी आप साउथ से या नॉर्थ में किसी वेस्ट नॉर्थ या उत्तर पश्चिमी भारत में नोबेल पुरस्कार का कम से कम इतना जिक्र नहीं सुनोगे जितना बंगाल से मिले होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर, अभिजीत बनर्जी वगैरह जब भी लोगों को मिलते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो बंगाल के लोगों को ज्यादा मिलने को दिखता है। दूसरी चीज थी एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में। पर यह सुप्रीम कोर्ट किसके लिए था? सामान्य तौर पे यह कंपनी के कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट था, क्योंकि उस समय तक भारत में लोगों के ऊपर तो इतनी सत्ता स्थापित नहीं हो पाई थी जितनी कंपनी पे लागू करने के लिए या कर्मचारियों पे लागू करने के लिए। और कंपनी में कर्मचारी बहुत ज्यादा थे, तो कंपनी के कर्मचारियों पे रूल रेगुलेशन लागू करने के लिए ये वाला था कि कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, पहला चीज ये, भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित किया था? कलकत्ता में स्थापित किया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में स्थापित किया गया था। उसके बाद जिस चीज को लेके ये एक्ट लाया गया था वो प्रावधान ऐड किया गया था, निजी व्यापार और उपहारों पर प्रतिबंध। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी अपने अधिकारियों को लेके, कि अधिकारी बहुत बड़े बड़े उपहार ले लेते हैं, फिर बोलते हैं परमिशन, आपका टैक्स नहीं लगेगा। ये उपहार कर का जो हम आज भी पढ़ते हैं कि उपहार का कॉन्सेप्ट है, वो उस जमाने में भी स्टार्ट हो चुका था कि अधिकारी उपहार लेके बहुत सारी चीजों को छोड़ देते थे। आईफोन तो उस जमाने में नहीं था, बड़े बड़े बंगले गिफ्ट करने वाली प्रवृत्ति तो उस जमाने में भी थी, पर टेक्नोलॉजी से ज्यादा उस जमाने में रहने खाने ऐसी चीजें कुछ दे दी जाती थी कि भाई 100 घोड़े गिफ्ट कर दिए, इतनी आपको मुद्राएं गिफ्ट कर दी। तो ये निजी व्यापार था कर्मचारियों का, वो बंद कर दिया गया। अभी आप ये पढ़ते हो कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या नहीं होना चाहिए, कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लाभ का पद का मतलब कि आप किसी ऐसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं हो जो निजी व्यापार से जुड़ी है, स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी है, या जिससे सरकार के हित टकराते हो। दूसरी, आप लाभ के पद में ऐसे नहीं रह सकते कि आप किसी पोस्ट पे काम कर रहे हो जो सरकार के हितों से टकराती हो। तो लाभ के पद को, अभी जो लाभ का पद है वो उस जमाने में निजी व्यापार से जुड़ा था कि आप लाभ का पद का काम नहीं करोगे जिनसे कंपनी के हितों से टकरा हो। उपहार लेना बंद कर दिया गया। तो ये 3 काम मेन किए गए थे। उसके अलावा ये किया गया था, ब्रिटेन की सरकार, ठीक है ये सब चीजें आपके पास हो गई। सुप्रीम कोर्ट में 1 चीफ जस्टिस और 3 अदर जज थे। ठीक, तो मेन तो हो गया आपका रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें इतना ही चीजें, इंफॉर्मेशन के तौर पे इतनी ही चीजें होती है। उसके बाद आप पढ़ोगे 1781 का संशोधन अधिनियम, इसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये सवाल हमेशा बन सकता है। अपन सेटलमेंट करते हैं ना कि भाई किसी चीज में आप मुकदमा को सेटलमेंट कर दो, किसी लड़ाई में आप एक दूसरे का सेटलमेंट कर दो, बंदोबस्त कर दो। कुल मिला के सेटलमेंट का मतलब होता है बंदोबस्त, बंदोबस्त कानून, जुगाड़ निकालना, कुल मिला के कि भाई सॉल्यूशन करना है, समाधान कानून। कैसे हुआ समाधान कानून? कि जब 1774 का 73 का एक्ट बना, तो एक्ट बनने के साथ आपको ये लगता है कि परफेक्ट एक्ट बनता है। आज भी कोई एक्ट बनता है तो उसमें संशोधन होते हैं। संशोधन की वजह यही होती है ना कि आज एक्ट बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परफेक्ट बन गया, उसमें हमेशा इंप्रूवमेंट या इम्प्रोवाइजेशन होता रहता है। तो जब 1773 का एक्ट बना तो इसमें बना एक सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा किसको टारगेट किया? गवर्नर जनरल को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज थे,
वो भी वहाँ के नामी गिरामी हस्तियां थे। और गवर्नर जनरल था वो तो भारत की सर्वश्रेष्ठ सत्ता था ही, बंगाल का गवर्नर जनरल। और यहाँ को इसको मोटिवेट करते थे बंगाल, बॉम्बे वाले और मद्रास वाले भी मोटिवेट करते कि भाई इसको खत्म करो खत्म करो। तो इस जमाने में गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसने विरोध किया और ये बोला कि हमारे पास ऐसी पावर्स होना चाहिए कि हमें हर बात में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाए, हमें हर दिन पैसे पे बुला ले, आप तो ऐसे कर देते हो कि भाई अवमानना कर दी, ये कर दिया। आप ऐसा काम नहीं कर सकते, एक गवर्नर जनरल के पास बहुत सारे काम है, आप रोज रोज कोर्ट में हमें नहीं बुलाओ। तो इसके मामले में ये किया गया था कि ये सेटलमेंट या बंदोबस्त कर दिया गया था। गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट की कुछ पावर्स या कुछ भागों से उनको छूट दी गई कि आपको छोटे मोटे मामलों में नहीं आना है। तो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट में मोटा मोटा यही होता है कि कोर्ट के न्याय क्षेत्र को परिभाषित किया गया था। कोर्ट के न्याय क्षेत्र था उसको परिभाषित कर दिया गया कि उसकी लिमिटेशंस क्या है। ऐसे नहीं हर दिन बुला लो। ठीक आप उस तरीके से आज भी पढ़ते हो, कंपैरिजन में पढ़ते जाओ कि भारत के राष्ट्रपति को हम आज भी देखते हैं। अभी आप भारत के राष्ट्रपति को देखते हो, तो उसको कोर्ट में हर दिन या आपको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बुला सकता। इसकी वजह यह है कि उसके पास दो पावर्स होती है, दीवानी मामलों में या फौजदारी में। तो फौजदारी मामलों में इसने कुछ भी गलती की हो अपने कार्यकाल के दौरान, ऐसे नहीं कि राष्ट्रपति को उठा के गिरफ्तार कर लिया, किसी नेता मंत्री को उठा सकते हैं, राष्ट्रपति को नहीं उठा सकते। ये गवर्नर जनरल से आ रही परंपरा है, इसका असर सीधा सीधा यहां दिख रहा है। दूसरा, दीवानी मामलों में भी आपको अगर दीवानी में यह हो गया कि उसका परिवार का विवाद चल रहा है, संपत्ति का विवाद चल रहा है, तो 14 दिन का नोटिस है वो देना पड़ेगा। ये तो हटने के बाद की बात है, कार्यकाल के दौरान तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कार्यकाल से हटने के बाद भी उसने कुछ किया है, उस टाइम में कुछ किया है, तो 14 दिन का अग्रिम नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद कार्यवाही स्टार्ट होगी। ऐसे नहीं कि गए और राष्ट्रपति जी को कि भाई आजो साहब जीप में बैठो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये पावर्स कहाँ से आई थी? गवर्नर जनरल से जहां से पावर आई थी, गवर्नर जनरल के जो पास पावर थी वो आगे ट्रांसफर होती गई, क्रमशः विकास होता गया। और राष्ट्रपति जी के पास आज भी वही पावर्स है जो उस जमाने के गवर्नर जनरल के पास थी, उनसे एडवांस पावर भी आज राष्ट्रपति के पास मानी जाती है। तो इसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट में इतना ही हुआ, कोर्ट के न्याय क्षेत्र को परिभाषित किया गया कि कोर्ट को कौन कौन से काम करते हैं। दूसरी, गवर्नर जनरल के मामले में और उसकी कार्यकारिणी या 3 लोगों के जो मंत्रिमंडल था उसका जो समिति थी, उन लोगों के मामले में उनके पावर्स को डिफाइन किया गया कि आपके पास ये पावर्स है, आप कोर्ट में मत जाओ, आपके पास उन मामलों में, इन मामलों में आपको छूट दी गई है। तो इस मामले में इतना ही है कि 1781 के संशोधन अधिनियम में कोई बहुत ज्यादा विशेष आपको नहीं देखने मिलेगा, आपको बस न्याय क्षेत्र के मामले मिलेगा। मेन आता है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स थे, पिट्स द हंगर, ये थे पीएम ब्रिटेन के। ऐसा माना जाता है कि उदारवादी पीएम थे। उदारवादी मतलब इनको ये लगता था कि शोषण की प्रक्रिया में कुछ कंपनी पे कुछ कंट्रोल लगने चाहिए, भारत जैसे देशों का शोषण इस तरीके से नहीं होना चाहिए, कंपनी के पास भी कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए। तो उन्होंने एक कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। कितने लोगों का? 6 लोगों का, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये बनाया कि एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एक हुआ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो गया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया। मतलब कुल मिला के एक कंपनी में ऑफ डायरेक्टर कि भाई चॉइस डायरेक्टरों की कंपनी है, चॉइस निदेशक। ये भारत में मान लो कि मनमानी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर 6 लोगों को, एक ऐसे लोगों को बिठा दिया गया जो इनको कंट्रोल कर सके। ये था कि भारत में द्वैध शासन की शुरुआत, जो द्वैध शासन हम बात करते रहते हैं कि भारत में दो दो परंपराएं कैसे शुरू हुई, द्वैध शासन जो कामों को अलग अलग भागों में कैसे विभाजित किया गया, ये शुरुआत हुई थी यहाँ से। हालांकि ये परंपरा बहुत उल्टी पड़ती गई, क्योंकि इनके और बीच, इन दोनों के बीच कंपनी के डायरेक्टरों और जो कंट्रोल बोर्ड या
नियंत्रण करने वाले समूह है उनके बीच बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गए, और गवर्नर जनरल हमेशा खुद को पावरफुल दिखाने की कोशिश करता है और इनको बाईपास करता। आप अक्सर देखते हो कि भारत में एक फोर्ट विलियम कॉलेज थी, उसकी स्थापना की गई थी सिविल सर्विसेज के ट्रेनिंग के लिए, पर ये कोर्ट ऑफ डायरेक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने ऐसा बोल दिया कि यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होगी, और ब्रिटेन की हेलबरी कॉलेज शायद वहीं पे ट्रेनिंग होगी, और इस कॉलेज को फोर्ट विलियम कॉलेज को इन्होंने बंद करवा दिया। तो इनके बीच टकरार हमेशा देखने को मिलती है। दूसरा काम ये हुआ, आपको पहले बताया था, गवर्नर जनरल की काउंसिल में मेंबर थे 4, इनकी संख्या को घटा के कर दिया गया 3, मतलब -1 कर दिया गया, -1, एक मेंबर को कम कर दिया गया। ये एक मेंबर बाद में जब आप आगे पढ़ोगे तो विधि सदस्य के रूप में आगे जोड़ा गया था। जब आप मेकाले का घोषणा पत्र पढ़ते हो तो मेकाले को आगे जोड़ा गया था। अभी आप पढ़ोगे यहाँ से 3 सदस्य कर दिया गया। यहाँ ये फैक्ट बहुत ज्यादा काम का आपके नहीं है, ठीक है, समझने के लिए आप पढ़ सकते हो। नेम क्या कर दिया गया, आप पहले वाले में ये पढ़ते हो कि रेगुलेटिंग एक्ट था, दूसरे वाले में आप ये पढ़ते हो एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून था, इसका नाम क्या कर दिया गया। तो इसके मामले में अक्सर ये बोला जाता है कि पहली बार अंग्रेजों या ब्रिटिश सरकार को कंपनी के ऊपर रखा गया और नाम कर दिया गया ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। ब्रिटिश ऑक्युपाइड एरिया। अब इसको देखो, ठीक है। अब ये जानोगे कि ब्रिटेन का आधिपत्य हो गया इन क्षेत्रों पे, और इन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। पहली बार अगर आप ये देखोगे कि कंपनी के शासन को ब्रिटेन की सरकार या ब्रिटेन की सत्ता के पास कब ट्रांसफर किया गया है, उसका नाम चेंज कर दिया गया, तो वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स द हंगर इंडिया एक्ट। इसके माध्यम से इस प्रकार का नाम चेंज कर दिया गया। 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है इसके मामले में, और इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद इसको आप देख लो एक बार कि कितने सदस्य, क्या है सदस्य ऐड किए गए, सारी चीजें इसमें हो गई। और परिषद के सदस्यों की क्या 3 घटा दी गई, प्रदेश का नाम बदल दिया गया। अगले में चलते हैं अपन। आगे वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम ये हो गया था कि यहाँ पे भारत में देखो कानून है ना, हमेशा किस हिसाब से बदल जाता है, वो बदले जाते हैं पावर्स के माइंड के हिसाब से, पावर की माइंड सेट के हिसाब से। ये लिखना नहीं है, आपको समझना है। आपको एग्जाम्पल दिया जाए कि बीजेपी की सरकार आएगी तो आपको ठीक ठाक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके की योजनाओं के नाम होंगे, किस पावर्स में बीजेपी क्या काम करेगी। कांग्रेस की आएगी सरकार तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार किस तरीके से चलेगी, किस प्रकार योजनाओं के नाम होंगे, उनके जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट होंगे, बजट होंगे, वो किन भागों पे सेंटर्ड होंगे। एक ठीक ठाक समझदार आदमी को ये चीजें समझ आ जाती हैं। ये चीजें दुनिया भर में हमेशा से अरसों से बरसों से चलती आई है, ये इस जमाने में भी थी। यहाँ पे एक गवर्नर जनरल बना था जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस 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 कॉर्नवालिस। ये बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था। जब ब्रिटेन ने ये बोला, अब तक ये होने लगा था कि गवर्नर जनरल की नियुक्तियां तो सम्राट द्वारा की जाती थी, पर ऐसा किया जाने लगा कि गवर्नर जनरल बहुत ज्यादा कंट्रोल में आने लगे थे, और बहुत सारे व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, वो बोलते कि भाई हमें तो नहीं करना, हम तो ब्रिटेन में पावर्स जमाएंगे, फालतू में आप वहां पे आप हमें पावर्स देके तो भेजते नहीं हो और काम करवाते हो एकदम बुरी तरीके से, परिवार बच्चों से दूर रहते हैं, अपने देश से दूर रहते हैं, आप हमें पावर्स देके तो भेजते नहीं हो। तो सरकार कॉर्नवालिस से पूछी कि भाई आपको दिक्कत कहाँ है जाने में, तो इसने बताया कि वहाँ की सेनापति की पावर से वहाँ एक अलग व्यक्ति के रूप में काम कर रही है। ये कुल मिला के ऐसा व्यक्ति था जो ये बोलता कि सारे अभियान मैं ही करूँ, पाकिस्तान पे अगर हमला करना है तो मेरी ही फोटो आए। अभी एक वर्तमान समय में भी एक ऐसा आदमी है जिनको ये ऐसा ही लगता है, पर ये परंपरा की शुरुआत तो कॉर्नवालिस ने की थी, और इसने बोला कि सेनापति की पावर से वो मेरे पास होनी चाहिए। तो ब्रिटेन की सरकार बोली ठीक है भाई आप जाओ ज्वाइन करो,
और हम ये पावर्स आपको दे देंगे। ये अलग से तो चौथा आदमी बैठा है, इसकी पावर्स को खत्म करके आपको ही सारी पावर्स दे देंगे, उसको अलग काम दे देंगे, उसको हम ये रक्षा की जगह हम विधि मंत्रालय दे देंगे, उसको विधि डिपार्टमेंट देंगे, लॉ एंड ऑर्डर दे देंगे। आप तो कम से कम सेनापति की पावर्स रखो। ये राजा वाला माइंडसेट का था। इसको बोला राजा के पास हमेशा सेना होनी चाहिए, वरना तो विद्रोह बढ़ जाएगा। मैं कैसे ऑर्डर दूं? मैं ऑर्डर देता हूं कि भाई आप तो जाके वहां पे बिहार पे अटैक करो, वो सेनापति बोल देता है कि नहीं करूंगा, कल सुबह करूंगा, मेरे को तो अभी नहीं जाना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसा व्यक्ति था, उत्साही व्यक्ति था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और इसी ने सेनापति के पावर्स लेने में 1786 का एक्ट आप देखते हो। बस इसमें इतना सा चीज हुआ, सेनापति की पावर्स थी वो गवर्नर जनरल के पास आ गई, बस इतना सा हुआ और कुछ भी नहीं हुआ इसमें। एक एक्ट भाई खुद के लिए आया था बस पर्सनल लेवल पे। अब इसके बाद पढ़ते हो आप 1793 का चार्टर कानून। अब तक ये था कि कानूनों का नाम था, वो एक्ट तक चल रहा था, पर वहां की सरकार कुछ पास करती। चार्टर यानी आदर्श कानून होता है, आप पढ़ते हो ना, सिटीजन चार्टर, सिटीजन्स के लिए कोड, चार्टर संहिता। तो यहाँ पे एक ही चार्टर, यहाँ से चार्टर की परंपरा स्टार्ट हुई 1793 से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना से याद रखना कि इसमें इतना हुआ कि कॉर्नवालिस के बाद जब कंपनी के गवर्नर जनरल पावरफुल होते गए, उन्होंने बोला कि कम से कम हमें 20 साल का रोड मैप तो दो, 20 साल का खाका दो। आप सरकार हमेशा ये बोल देती हो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही बोला कि आप हमेशा कंफ्यूजन में रखते हो कि कब आप हमसे कुछ छीन लो। और वहां के दो लोगों के बीच विवाद चल रहा था। एक तो चल रहा था ब्रिटेन की जनता क्या, या ब्रिटेन के अमीरों का, ब्रिटेन के अमीर। दूसरी था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कहती कि हमें सत्ता हमेशा के लिए दे दो, ये लोग बोलते कि इनसे कल ही छीन लो। वहां पे रहते थे, क्योंकि इनके बंगले देख के ये नाराज होते थे। तो सरकार ने बीच का रास्ता निकाला और बोला कि 20 साल तक कंपनी का शासन, हर बार 20 साल 10 साल बढ़ता जाएगा। तो इस एक्ट में इतना हुआ, यहाँ से परंपरा स्टार्ट हुई कि 20 साल बाद कंपनी की सत्ता समाप्त हो जाएगी जब सरकार चाहेगी। ठीक है, अगर नहीं चाहेगी तो 20 साल और बढ़ जाएगी, और ये बढ़ती गई 1857 तक। सिंपल सी बात है, ब्रिटेन की सरकार ने या सम्राट ने यह साबित कर दिया कि अंतिम सत्ता या सर्वश्रेष्ठ सत्ता है वो सम्राट है, ना कि कंपनी। सम्राट ऑलवेज बड़ा है कंपनी से, क्योंकि आप हमारे देश की कंपनी हो, आपको हमने चार्टर पास करके दुनिया भर में भेजा है, आप हमारे नाम का यूज कर रहे हो, आप हमारे सम्राट की स्टाम्प का यूज कर रहे हो, आप हमारे कर्मचारी अधिकारियों का यूज कर रहे हो। तो इसका मतलब नहीं है कि आप ही जो सत्ता के सुख है या मलाई है, देश का पैसा लूट रहे हो कहीं का, अकेले खा जाओ। सम्राट खाएंगे सबसे पहले, उसके बाद बच्चा कुचा सबको मिलेगा। तो ये सम्राट वगैरह सब लोग ऐसे फ्रॉड देते, कुछ नहीं थे ये काम का, इनके प्रति कोई सम्मान भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1793 के एक्ट तक तो हम चार्टर कानून तक तो पढ़ लिए। अब इस श्रृंखला में ये होगा कि 1813 को होगा, 1833 का होगा, काम आने वाले अब स्टार्ट होंगे। इनमें भी काम आने वाले हैं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स द हंगर इंडिया एक्ट है। उसको आप तो कम से कम पढ़ना चाहिए अच्छे से। 1781 वाले के मामले में आपको नाम याद होना चाहिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको नाम से जाना जाता है। आजकल जो सवाल बनते हैं उसमें ये बहुत कम चांस होते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बोला गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बोला गया। अभी ये पूछते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसका नाम है। उसके बाद आपको ये पूछते हैं पहली बार ब्रिटिश ऑक्युपाइड क्षेत्र, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है, वो कब बोला गया। और ये एग्जाम आजकल आप यूपीएससी आरपीसी को छोड़ो, यूपीएससी आरएस को, ये एग्जाम एसआई और उनसे लोअर जो टीचिंग वाले एग्जाम है उनमें भी इस लेवल के एग्जाम सवाल आने लगे हैं। तो रट के जाने से कुछ नहीं होगा। गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, स्टोरी समझ आनी चाहिए आपको, और कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे इसमें 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट, और हो सकेगा तो हम 1851 और 58 तक के एक्ट को भी आगे कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, 1935 का भारत शासन अधिनियम में, उसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।